हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वालिमी। मेरा नाम सुमित सौरभ है। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने चैप्टर 2 और चैप्टर 1 सारा कंप्लीट कर लिया। चैप्टर 2 में क्या पढ़ा था? फंक्शन के बारे में। फंक्शन कितना टाइप का होता है, उसमें 2 टाइप के फंक्शन पढ़े थे, रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन। आज की क्लास में हम सब जो तीसरा चैप्टर है, एक तरह से एक एग्जाम्पल है रियल वैल्यूड फंक्शन का। तो हम सब तीसरा चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे, जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति किस चीज़ से बना है? 2 वर्ड से बना है, ट्रायंगल और उसका मेज़र। पहले के टाइम में जनरली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे किसी ट्रायंगल का मेजरमेंट के लिए ये सब्जेक्ट आया था, ट्रिग्नोमेट्री। तो हम सब ज्योमेट्री से ही रिलेट करके स्टार्ट करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो ट्रिग्नोमेट्री किससे रिलेट करता है? मेजर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक साइंटिस्ट थे पाइथागोरस, उन्होंने एक थ्योरम दिया था। आप सब अगर 10th क्लास में ही पढ़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? पाइथागोरस थ्योरम। हाइट, बेस और परपेंडिकुलर से मिलकर एक ट्रायंगल बना हुआ था। तो उसी से रिलेट करके पहले मैं बेसिक, जो कि इस चैप्टर में यूज होने वाला है, वो पहले बता देता हूँ आप लोगों को। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट कहाँ से हुआ है? बेसिक, ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, एक एंगल 90 डिग्री, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके इक्वल होता था? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। क्या है? एच पी बी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से कंसेप्ट आया, 2 लाइन कैसे रिलेट कर रहा है तीसरे लाइन से? एक तरह से ट्रायंगल के साइड का मेजरमेंट, उसका एक थ्योरम दिया था राइट एंगल ट्रायंगल को बेस बना के। तो यहां से कंसेप्ट आया 2 साइड या 3 साइड के बीच में क्या रिलेशन होगा। उसके बाद अब कंसेप्ट आता है, एंगल अगर दिया हुआ है तो एंगल और साइड के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो एंगल और साइड के बीच में रिलेशन को कुछ अलग अलग टर्म का नाम दे दिया गया। जैसे बोला गया, एक साइन होगा, कोसाइन होगा, टेंजेंट होगा। ये अलग अलग नाम दे दिया गया किस चीज को रिलेट करने के लिए? एक्यूट एंगल और साइड ऑफ ए ट्रायंगल को रिलेट करने के लिए। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, वैसे ही 3 और अलग अलग थे। क्या? कोटेंजेंट, कोटेंजेंट के बाद आया सेकेंट, SECANT। सेकेंड के बाद एक और टर्म आया कोसेकेंट। अब ये देखने में ज़्यादा बड़ा बड़ा नाम लग रहा था, तो इसको हम सब ने निक नेम दे दिया। एक साइन को बोल दिया ये साइन है, ये कोसाइन है, सबको उसका निक नेम दे दिया ताकि सॉल्यूशन हम सबको आसानी से मिल सके। टेंजेंट को टैन बोल दिया, कोटेंजेंट को कॉट, सेकेंड को सेक और कोसेकेंड को कोसेक। और जैसा कि मैंने पहले बताया, ये टर्म सब किस लिए यूज किए गए? ताकि हम सब ट्रायंगल के एंगल और उसके साइड के बीच में कोई रिलेशन निकाल सके। ठीक है? तो अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है और ये कोई एक्यूट एंगल थीटा है, एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तो ये रिलेशन क्या बताया? साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई
हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली कॉस हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट परपेंडिकुलर बाय बेस, कोटेंजेंट बेस बाय परपेंडिकुलर। सेकेंड हाइपोटेन्यूज बाय बेस, और कोसेक हो गया आपको हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो हम लोगों ने ये अलग अलग रिलेशन बनाया ताकि ट्रायंगल के एंगल और साइड के बीच में क्या रेशियो है वो पता कर सकें। तो आप लोगों को क्लास 10 में कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए, जैसे 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, स्टैंडर्ड एंगल के लिए अलग अलग मेज़रमेंट बताए गए थे। तो पहले उसे रिवाइज कर लेते हैं। क्या था? ये एक नॉर्मल सा टेबल है, ये आप लोग खुद से भी काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। क्या करना है? फ्रैक्शन लेना है जिसमें डिनोमिनेटर 4 होगा। 4 जैसे जैसे अलग अलग टर्म दिया हुआ है वहाँ पे 0 से लेकर आगे तक जहाँ तक जाएगा लिख लेंगे। क्या होगा? 0 1 2 3 एंड 4, इसका अंडर रूट कर लेंगे। तो ये टर्म सिर्फ साइन के बारे में बताता है। क्या दिख रहा है? धीरे धीरे बढ़ रहा है। अंडर रूट 0/4 0 हो जाएगा। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/4 का रूट अंडर क्या होगा? 1/2, 2/4 का रूट अंडर, एक तरह से रूट अंडर 1/2, 1/√2। ये हो गया √3/2, ये हो गया 1। तो यहां से क्या पता चला? जैसे जैसे एंगल बढ़ता है साइन थीटा बढ़ते जाता है और मैक्सिमम कहां तक? 1 तक आया। अब कॉस को बोला गया है कॉस साइन का सौतेला भाई है। जैसे जैसे साइन चलेगा उसके उल्टा चलेगा कॉस। कॉस 0 डिग्री, उस बेसिस पे ये हो गया 1। सिमिलरली इसके उल्टा चलना है √3/2। अब कोई भी चीज उल्टा जा रहा है, बीच में कहीं ना कहीं टकराएगा। 45 डिग्री पे दोनों सेम, ये हो गया 1/2 और फिर 90 डिग्री पे कॉस हो जाता है 0। अब tan क्या होता है? P/B, एक तरह से कह सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उस कंडीशन से 0/1 का रेशियो 0, tan 0 डिग्री 0 हो गया, tan 30 डिग्री 1/2 अपॉन √3/2, ये हो गया 1/√3। ठीक है, दोनों सेम चीज है, रेशियो 1। ये हो गया √3। 1/0 होता है इन्फिनिटी, ये हो गया आपको इन्फिनिटी। सिमिलरली tan का सौतेला है भाई कॉट। कॉट भी उल्टा चलेगा, इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ और 0 तक जाना है, √3 फिर यहाँ पे सेम 1 आ गया, 1/√3 यहाँ आ जाएगा और 0 तो यहाँ 0। अब आता है कंडीशन सेक का। सेक को और क्या कहते हैं? 1/cos, मतलब इनवर्स ऑफ cos थीटा। cos थीटा हम लोग को निकल गया है, उसी का रेसिप्रोकल कर देना है। 1/1, 1 आ गया, √3/2, 2/√3,
सिमिलरली रूट 2 हो गया, ये हो गया 2, और 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी, ये हो गया इन्फिनिटी। अब सेक के बाद कॉसेक, कॉसेक इसका सौतेला भाई, ये अगर सीधा चलेगा तो ये उल्टा चलेगा। इसको ये भी कहते हैं, ये 1/sin होता है। तो पहले उल्टा लिख लेते क्या होगा, उसके बाद चेक कर लेंगे, दोनों तरफ से सही आना चाहिए। सेक 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ? इन्फिनिटी में एंड कर रहा है, तो यहाँ आएगा इन्फिनिटी, फिर 2, ये √2, ये आ जाएगा 2/√3, और ये हो गया 1। अब 1/sin के कंसेप्ट से देख लेते हैं। इन्फिनिटी 1/0, इन्फिनिटी 1/2 का रेसिप्रोकल 2 आ गया, 1/√2 का √2, सिमिलरली √3/2 का 2/√3, और 1 का 1/1 1। तो क्या पता चला? साइन कॉस सौतेला भाई, टैन कॉट सौतेला भाई, सेक कॉसेक सौतेला भाई। और इन सब के बीच में रिलेशन क्या? इस रिलेशन से आराम से पता चल सकता है। साइन क्या है? p/h, अगर h/p कर दें रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका। उस कंडीशन में कॉसेक कॉस b/h, उसका रेसिप्रोकल किए सेक h/b, साइन कॉस का रेशियो और कॉस साइन का रेशियो कॉट। ठीक है, अब इस टेबल को पहले आप सब नोट कर लीजिए, या आप खुद से भी ये टेबल बना सकते हैं, आपको आगे काफ़ी काम आएगा इसका। इसके अब आगे चलते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से ही कुछ अलग अलग इक्वेशन निकल के आए। क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल। कैसे कर सकते हैं? साइन स्क्वायर p/h, कॉस स्क्वायर b/h, दोनों का स्क्वायर किए, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया हाइपोटेनस का स्क्वायर। नीचे में डिनोमिनेटर दोनों का सेम, h²/h² कट गया, 1 हो गया। सिमिलरली ये दो इक्वेशन भी आ गए, और ये कुछ नोटेशंस हैं जो कि एंगल बताते समय मैंने बताया था। ये सब आप पहले नोट कर लीजिए। अब इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा कंसेप्ट मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल जो कि हम सब जनरली डिग्री में या रेडियन में लिखा जाता है, उसको कैसे मेज़र करते हैं, या रेडियन क्या होता है, डिग्री कैसे निकलेगा, ये सब स्टार्ट करते हैं हम लोग। एंगल का बेसिक कंसेप्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? रोटेशन से। कोई भी चीज़ अगर रोटेट कर रही है मतलब वो कोई एंगल बनाएगी। मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। अगर कोई रे दिया हुआ है, ठीक है, रे क्या होता है? एक पॉइंट से किसी डायरेक्शन की ओर बढ़ती हुई लाइन, ठीक है, एक रे होता है जिसका एक पॉइंट फिक्स होता है और किसी डायरेक्शन में इनफाइनेटली एक्सटेंड कर रहा है। इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अगर यही रे रोटेट करे, ये एक रे है, एक तरह से इनिशियल पोजीशन है, ये पॉइंट फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, और ये इनिशियल पोजीशन है किसी रे का। इस रे को कहेंगे हम सब इनिशियल आर्म और इनिशियल रे। अब ये इनिशियल रे अगर किसी डायरेक्शन में रोटेट करे, मान लेते हैं एंटी क्लॉक डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, उल्टी साइड, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में रोटेट किया और रे अब यहां पहुंच गया। इनिशियल पोजीशन इस कंडीशन में अब यहां पे है, तो ये फाइनल पोजीशन।
इसको आप फाइनल आर्म या टर्मिनल आर्म भी कह सकते हैं। क्या बोला मैंने? टर्मिनल आर्म और फाइनल आर्म, या रे की तरह से आप सब टर्मिनल रे भी बोल सकते हैं। अब इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म के बीच में जो नंबर ऑफ रोटेशन है उसे हम सब एंगल कहते हैं। तो यहाँ से इस एंगल का मेजर क्या हो गया? द मेजर ऑफ एन एंगल, क्या बोला मैंने? अमाउंट ऑफ रोटेशन है, इज टोटल अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल आर्म टू टर्मिनल आर्म। और इस फिक्स पॉइंट को हम सब वर्टेक्स भी कहते हैं। एंड वर्टेक्स इज द फिक्स पॉइंट। अब इसके बाद कंसेप्ट आता है एंगल पॉजिटिव है या निगेटिव है, साइन क्या है एंगल का। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई रे रोटेट कर रहा है तो वो पॉजिटिव एंगल बनाएगा, वही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई रे रोटेट करेगा तो वो निगेटिव एंगल बनाएगा। मैं आपको क्वाड्रेंट से या कोऑर्डिनेट सिस्टम से बता देता हूँ। ये 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, इधर से इधर बढ़ रहा है, तो वो पॉजिटिव। अगर क्लॉकवाइज आ रहा है तो नेगेटिव। जैसे अगर यहाँ पे कोई एंगल है, मान लेते हैं 120 डिग्री, यहाँ से क्लॉकवाइज ये रे 120 डिग्री बनाया। अगर हम सब इधर से चले एंटी क्लॉकवाइज तो कितना हो जाएगा? 360 माइनस 120 डिग्री। क्या हो गया? माइनस ऑफ 360 प्लस 120 डिग्री, क्या हो गया? माइनस 240 डिग्री। ठीक है। तो अगर निगेटिव डायरेक्शन हम सब ले रहे हैं, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में अगर इधर से यहाँ जा रहे हैं तो हम सबको माइनस 240 डिग्री हुआ, और वही क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जा रहे हैं तो 120 डिग्री हुआ। तो एक तरह से 120 डिग्री इज इक्वल टू माइनस 240 डिग्री होता है। ठीक है, क्योंकि रे का जो पोजीशन है वो सेम है दोनों डायरेक्शन से। तो अब एंगल मेजर किस किस टाइप से करते हैं? एक तो डिग्री दिख रहा है, 120 डिग्री लिख रहे हैं, 360 डिग्री लिख रहे हैं, तो वो डिग्री एक यूनिट है एंगल मेजरमेंट करने का। ऐसे ही एक रेडियन यूनिट है, उससे भी हम सब एंगल का मेजरमेंट करते हैं। तो रेडियन क्या है? रेडियन इज मेजर ऑफ एंगल, एंगल का ही मेजरमेंट है। कैसे निकलता है? रेडियन इज एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। एक आर्क जो बनेगा, जनरली सर्कल का आर्क होता है, तो सर्कल जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा उसे रेडियन कहते हैं। और इसका कंडीशन क्या है? आर्क का जो लेंथ होगा वो सर्कल के रेडियस के इक्वल होना चाहिए। अब ये क्या होता है उसे डायग्राम से एक बार समझ लेते हैं।
ये सर्कल है, मान लेते हैं सर्कल का रेडियस है r, स्मॉल r है सर्कल का रेडियस। रेडियन के बारे में क्या बोला मैंने, एक आर्क जो कि सेंटर पे, एक आर्क जिसका लेंथ इक्वल होगा रेडियस ऑफ सर्कल के, वो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाएगा उसके मेजर को हम सब रेडियन कहते हैं। ये जो एंगल बनेगा उसको एक रेडियन बोलेंगे, जिसमें आर्क का लेंथ सेम रेडियस के इक्वल होना चाहिए। तो रेडियन के बारे में क्या बताया मैंने, रेडियन, आप रेडियन लिखें या 1 रेडियन, ठीक है, 1 रेडियन कर देता हूं। 1 रेडियन इज अ मेजर ऑफ एंगल, किसका एंगल, एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क। आर्क क्या होता है, जनरली सर्कल का सर्कमफेरेंस का पार्ट होता है, ठीक है। तो एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। और कंडीशन क्या बताया मैंने, आर्क का लेंथ सर्कल के रेडियस के लेंथ के इक्वल होना चाहिए। उसी का डायग्राम, एक सर्कल है रेडियस आर का और एक आर्क है उसका लेंथ है आर। तो ये आर्क सेंटर में जो एंगल बनाएगा उस एंगल के मेजर को एक रेडियन कहते हैं। अब ये रेडियन डिग्री से कैसे रिलेट करता है वो देखते हैं। एक टर्म बताया गया था कि सर्कल का डायमीटर और उसका सर्कमफेरेंस दोनों के बीच में जो रेशियो होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट क्या होता है, पाई। क्या बोला मैंने, अगर सर्कल है कोई, सी अगर सर्कमफेरेंस है और डी उसका डायमीटर है, तो दोनों के बीच में जो रेशियो होगा C बाई डी, सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर, या बोल सकते हैं रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर, वो एक फिक्स नंबर के इक्वल होता है जो कि है पाई। जनरली पाई एक इरेशनल नंबर है जिसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होता है, 3.14। तो यहाँ के कंडीशन से क्या क्या पता चला, सर्कमफेरेंस हमारा हो जाएगा पाई डी, डायमीटर क्या कहते हैं, रेडियस का दुगुना 2 पाई आर। तो ये आ गया हमारा सर्कमफेरेंस। अब एक कंसेप्ट आता है एंगल के प्रोपोर्शनलिटी का। देखिए यहाँ पे 1 रेडियन है, आर्क है आर, अगर एंगल बढ़ा दें, एंगल अगर 1 रेडियन से ज़्यादा कर दें तो आर्क का लेंथ भी बढ़ रहा है। एक तरह से ये कह सकते हैं अगर हम सब एंगल बढ़ा रहे हैं तो आर्क का लेंथ बढ़ रहा है। एंगल इज प्रोपोर्शनल टू आर्क लेंथ, नॉर्मली कह सकते हैं जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे आर्क का लेंथ भी बढ़ेगा। तो क्या कंसेप्ट निकल के आया, रेडियन जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा आर्क लेंथ के। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ये एक सर्कल है, सेंटर सर्कल का, रेडियस अगर आर है, यहाँ पे 1 रेडियन बनाएगा। अब इसी रेडियस को
एक्सटेंड कर देते हैं। ये स्ट्रेट लाइन कर दिए, ये एक डायमीटर हो गया, और यहाँ पे जो एंगल बना वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अभी हमने निकाला सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर। एक डायमीटर एक पूरे सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये जो आर्क बन रहा है या हेमिस्फेयर का जो आर्क बन रहा है वो कितना हो गया 2 पाई आर बाई 2। तो इसका आर्क लेंथ क्या हो गया पाई आर। एक तरह से अगर नोटेशन डाल दूं मैं ओ ए बी सी, तो ए सी जो आर्क है, आर्क ए सी क्या हो गया पाई आर। ए सी आर्क का लेंथ पाई आर हो गया। ए बी का लेंथ दिया हुआ है आर, आर्क ए बी आर हो गया। अब आते हैं इस टर्म पे। इस टर्म को ऐसे भी समझ सकते हैं, डिग्री जो होता है या एंगल जो होता है वो आर्क लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। इस टर्म को हम सब ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आर्क लेंथ। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा आर्क लेंथ भी बढ़ेगा, या थीटा कम होगा आर्क लेंथ कम हो जाएगा। इसी कंडीशन से 1 रेडियन इज प्रोपोर्शनल टू आर एंड 180 डिग्री इज प्रोपोर्शनल टू पाई आर लिख सकते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन से एक तीसरा इक्वेशन क्या बनेगा 1 रेडियन बाई 180 डिग्री इज प्रोपोर्शनल, और अगर रेशियो है तो इक्वल भी कर सकते हैं। इक्वल क्या हो गया आर बाई पाई आर। यहां से क्या कंडीशन आया, आर से आर कैंसिल हो गया, 180 डिग्री यहां चल जाएगा, एक रेडियन क्या हो गया 180 डिग्री अपॉन पाई। तो अब यहां से एक फॉर्मूला आ गया, 1 रेडियन किसके इक्वल होता है 180 डिग्री अपॉन पाई। पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है 3.14, इसको डिवाइड करेंगे तो 57 डिग्री के आसपास निकलेगा। अब इससे आगे चलते हैं। एक कंडीशन आता है, अगर आर्क लेंथ एल दिया हुआ हो। यहाँ पे आर्क लेंथ हम लोगों को पता था क्योंकि 2 पाई आर का आधा था। अगर आर्क लेंथ एल दिया हो तब क्या कंडीशन बनेगा वो देखते हैं एक बार। मान लेते हैं एक सर्कल है, सेंटर है ओ, ये रेडियस, एक रेडियन के लिए ये आर्क लेंथ आर होना चाहिए, ये एक रेडियन हो गया। अब कोई दूसरा आर्क मान लेते हैं जिसका लेंथ एल है। ये जो दूसरा आर्क माने हैं तो कुछ एंगल सबटेंड करेगा। मान लेते हैं ये एंगल है थीटा, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी का कंडीशन बताया था, जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगा आर्क लेंथ भी बढ़ेगा। 1 रेडियन के प्रोपोर्शनल क्या है आर, उसी के अकॉर्डिंग थीटा जो एंगल है उसके प्रोपोर्शनल क्या होगा AC आर्क लेंथ। थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आर्क AC। AC आर्क को हम सब L मान लेते हैं, ठीक है। L लेंथ का आर्क है AC, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा L। यहाँ पे थीटा हम लोगों ने रेडियन में लिया हुआ है, रेडियन एक तरह से रेडियन यूनिट में लिया हुआ है।
थीटा। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर एक कर लें, इन दोनों इक्वेशन को अगर एक कर लें तो रेशियो क्या बनेगा, 1 थीटा इज इक्वल टू R/L। यहाँ पे जनरली एक कंफ्यूजन हो रहा होगा, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन दिया हुआ है, यहाँ मैंने दोनों को इक्वल कर दिया, ठीक है। एक कंडीशन आता है, अगर दो चीज प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। थीटा और आर कैसे दिया हुआ है, या थीटा इज प्रोपोर्शनल टू एल दिया हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ, थीटा इज इक्वल टू एक्सएल लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं थीटा बाई एल इज इक्वल टू एक्स। इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर हटाएंगे इस टर्म में आएगा, ये सेम कांस्टेंट जो ऊपर वाला टर्म है 1 रेडियन इज प्रोपोर्शनल टू आर, उसके इक्वल भी हो। एक तरह से 1/r इज इक्वल टू एक्स। अब ये दोनों सेम कैसे होगा, ये जो दो प्रोपोर्शनल चीज दिया हुआ है दोनों सेम डायमेंशन में है। रेडियन इज प्रोपोर्शनल टू आर क्या है, लेंथ। यहां भी कंडीशन रेडियन इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। नॉर्मल सा एक एग्जांपल है, अगर V इज प्रोपोर्शनल टू I, ओम्स लॉ पढ़ा है सबने। वोल्टेज अगर करंट के प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए क्या करते हैं, एक कांस्टेंट R। अब ये R हर कंडीशन में V और I के बीच में कांस्टेंट का काम करता है। वोल्टेज और करंट कितना भी चेंज हो जाए, रेजिस्टेंस हमेशा फिक्स रहता है। उसी सेम कंडीशन से यहां दो प्रोपोर्शन जो दिया हुआ है दोनों का सेम डायमेंशन है। इसको ऐसे लिख सकते हैं यहां पे फिर आप Q बाई एल इज इक्वल टू 1/r। एक तरह से ये जो इक्वेशन है ये यहां पे आ गया, Q 1 को इधर ले गए, L को ऊपर ले गए, सेम कंडीशन आ गया 1/Q इज इक्वल टू R/L। अब यहां से एक और फॉर्मूला क्या निकला, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। जिसमें थीटा जो है वो रेडियन में दिया हुआ है। तो ये एक फॉर्मूला निकल के आ गया। एक फॉर्मूला हम लोग क्या आया था, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। तो यहां से क्या पता चल गया, लेंथ ऑफ आर्क कैसे रेडियन से रिलेट कर रहा है, या 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री अपॉन पाई, ये डिग्री में, ठीक है। अब इन दोनों के बाद कंडीशन आता है मेजरमेंट ऑफ मिनट एंड सेकेंड। तो मिनट के बारे में क्या बोला गया, 60 मिनट या 60 मिनट किसके इक्वल होगा, एक डिग्री के। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60, ये 60 मिनट बोलिए या 60 डैश बोलिए, कंडीशन सेम है। वही 1 मिनट किसके इक्वल हुआ, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। इसको और क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट
और ये हो गया 60 सेकेंड। ठीक है। एंगल के बारे में क्या देखा हम लोगों ने, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है। इसी से क्या कंडीशन निकल के आया, 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, 180 अपॉन पाई। अब इसी कंडीशन से दो चीज निकल के आया, हम सब अगर डिग्री दिया हुआ है तो रेडियन में कैसे निकालेंगे, और अगर रेडियन दिया है तो डिग्री में कैसे आउटपुट आएगा। अगर डिग्री दिया हो यहां क्या दिख रहा है, 180 डिग्री अपॉन पाई दिया हुआ है, एक रेडियन का वैल्यू डिग्री में दिखा रहा है, हम सबको निकालना है रेडियन, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, पाई अपॉन 180 और डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक तरह से 180 डिग्री का यूनिट है, पाई रेडियन का यूनिट है, डिग्री का यूनिट डिवाइड बाय डिग्री का यूनिट कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर पूरा पूरी रेडियन में आ जाएगा हम लोगों को। इसी सिमिलर कंडीशन से इसको उल्टा कर देंगे तो रेडियन आ जाएगा। डिग्री कैसे मेजर करेंगे, 180 अपॉन पाई, डिग्री का यूनिट इधर भी आना चाहिए, पाई रेडियन में होता है, इनटू रेडियन, रेडियन का यूनिट डिवाइड बाय रेडियन कैंसिल हो जाएगा, आउटपुट आ जाएगा हमारा डिग्री में। ये दो फॉर्मूला हो गया। एग्जांपल से देख लेते हैं, अगर तो थीटा डिग्री में दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है, रेडियन में कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, पाई अपॉन 180 इंटू 60 डिग्री, 60 डिग्री से कैंसिल, क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 इंटू 60 डिग्री, ये 3 टाइम्स कटा, रेडियन में क्या है वैल्यू, पाई बाय 3। ठीक है। वही अगर थीटा हम लोगों को अब रेडियन में दिया हुआ है, पाई बाय 4 लिखा हुआ है, ठीक है, अब डिग्री में कैसे निकलेगा, यहां पे रेडियन पुट कर देंगे, आ जाएगा 180 अपॉन पाई इंटू पाई बाय 4, पाई से पाई कैंसिल, 4 से 180 क्या हो गया 45, तो डिग्री 45 डिग्री निकल गया। ये दो फॉर्मूला है जिससे आप डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये फॉर्मूला भी काफी यूज में आएगा अगर हम सबको रेडियस और आर्क लेंथ दिया है, तो डिग्री और रेडियन क्या होगा किसी सर्कुलर आर्क का। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सब 3.1 का एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है।